कहानी है सेक्शन 375 रेप भाग 2। वक्त फिर गुजरा, 4-5 महीने बीत गए। इस बार फिर जरूरत थी सुमी को कुछ 2 लाख रुपयों की। यादव जी अभी पुराने कर्जे से निकल भी नहीं पाए थे, लेकिन सुमी ने कहा था इस बार अगर पैसे का जुगाड़ हुआ तो नौकरी लग जाएगी। पता है, सुमी की बहन मीरा के बॉयफ्रेंड ने 4 लाख रुपए दिए थे। इसमें तो बस 2 ही लगने हैं, और फिर सुमी तो मेरी ही है। यादव जी की रात जगते ही गुजरती, कब सोते कब उठते कोई पता नहीं था। पढ़ाई से रिश्ता तो कब का टूट चुका था, जैसे स्वास्थ्य भी काफी गिर चुका था। निहारते रहते थे कभी खुद को आईने में यूं ही घंटों, कभी सुमी की दिलकश तस्वीरों को। हालांकि इस बार 3 महीने का वक्त था। 2 लाख रुपए एक ग्रेजुएशन कर रहे लड़के के लिए आम बात तो नहीं थी। फिर भी यादव जी सुमी के उम्मीद की नहीं टूटने देते थे। 2 महीने गुजर गए, एक फूटी कौड़ी तक नहीं जमा हुई। इस बार तो लोगों ने उधार देने से भी मना कर दिया था। लोन देने वाली कंपनियों के दफ्तर तक भी हुआ आए थे 2-3 बार। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ 17 दिन बाकी रहे होंगे। यादव जी के फेसबुक पर ही एक तस्वीर आती है, सुमी की, किसी गैर के साथ किसी गैर के बिस्तर पर, आपत्तिजनक अवस्था में। जब उस फोटो भेजने वाले से संपर्क करने की कोशिश की, तो पता चला वो आईडी डीएक्टिवेट हो चुकी थी। कई घंटे तक लगातार जूम कर करके देखते रहे। शक तो था यादव जी को। कुछ बदला तो था उन दोनों के दरमियां पिछले कुछ दिनों से। कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहने लगी थी वो, लेकिन ऐसी बिल्कुल आस नहीं थी। खैर, इस तस्वीर को दफन कर लिया था यादव जी ने अपने दिल में। कमजोर पहले ही काफी हो चुके थे, अब खाने पीने में भी लापरवाही बरतने लगे थे। अक्सर रुअंधी सी शक्ल बनी रहती थी। सोचते रहते थे, आखिर कहाँ कमी रह गई थी, क्या नहीं किया। सुमी की खातिर अपनी पढ़ाई तक से समझौता किया, दोस्तों घर वालों तक को दरकिनार कर दिया। और मिला क्या? 8 दिन बचे थे। यादव जी ने मिलने की बात कही सुमी से, लेकिन जाना आप तो 8 दिन बाद आने वाले थे। नहीं, कुछ जरूरी काम था, बाहर जाना है, तो सोचा मिलकर पैसे देता जाऊं। ठीक है, कहाँ मिलोगे? आप दिल्ली आ सकती हो, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। जान, क्या हुआ आपको? कुछ खास नहीं, आ सकती हो? नहीं, ठीक है बाबू, हम आ जाएंगे परसों। जी। और यादव जी ने शिद्दत से इंतजार शुरू किया। बहुत दिन बाद आज कॉलेज के दोस्तों से मिलने गए। एक खास दोस्त से रूम के लिए बोला, शाम के 6 बजे से सुबह 10 बजे तक के लिए परसों। बदले में अपने रूम की चाबी थमा दी। ये रूम थोड़ा सुनसान जगह था, और बड़ा, और यादव जी के 8 से ज्यादा सुकूनदायक भी। रोते गुजरात रातों की आखिरी रात थी। कल सुमी आने वाली थी। ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पहुंच चुकी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 8, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस S4 के सीट नंबर 64 पर थी सुमी। गेट पर ही खड़ी थी मोहतरमा। चलती हुई ट्रेन रुकने के पहले ही अभिवादन किया था यादव जी का। यादव जी 2 कदम आगे बढ़े। सुमी ने उतरते ही गले से लगा लिया। कमजोर लग रहे हो बाबू, खाना वाना नहीं खाते हो क्या? खामोशी और मासूमियत भरी मुस्कुराहट से सुमी के सवालों को टाल दिया था यादव जी ने। ऑटो स्टैंड की तरफ गए, ऑटो लिए और चल दिए। नॉर्थ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय हडसन लेन की ओर पहुंचे। रूम के पास के ही एक जगह भोजन किया। समय रात के तकरीबन 8:40 हो रहे थे। एक मोमबत्ती खरीदी यादव जी ने, चल दिए। कुछ 600 कदम चलने के बाद फ्लैट आ गया था। सुमी काफी थक चुकी थी। दरवाजा खोला यादव जी ने, अंदर आए, लाइट जलाई। सुमी फ्रेश होने का बोलकर बाथरूम की ओर चली गई। यादव जी ने दरवाजा अंदर से लॉक करके चाबी बेड के नीचे सरका दी। सुमी नहाकर बाथरूम से बाहर निकली और सीधा बिस्तर पर लेटे हुए यादव जी का रुख किया। यादव जी चाह कर भी खुद को रोक न सके। उसके बाद एक तूफान सा चला, और फिर एकदम सन्नाटा। एक चद्दर की आड़ लेते हुए यादव जी ने पंखे की स्विच को ऑन किया। 3 नंबर पे, और कुर्सी पर पड़ा बैग लेकर वापस बिस्तर पर आ गए। घड़ी रात के 2 बजने का इशारा कर रही थी। सुमी मुस्कुराते हुए यादव जी की गोद में सर रख के लेट गई। प्यार से सुमी के माथे पर हाथ फेरते यादव जी कुछ देर सुमी की आंखों में देखते रहे, और फिर बगल में पड़े बैग से एक शराब की बोतल और ग्लास निकाल कर पैक बनाया। आधा से ज्यादा ग्लास शराब से भर दिया। हल्का सा पानी डाला।
सुमी, पागल, आपको पैक बनाना नहीं आता? यादव जी मुस्कुराते हुए, आता है। हार्ड पीने का मन है इसलिए लाज बनाया। आपने रॉयल स्टैग का एड नहीं देखा? क्या बोलता है शाहिद, लाज बनता है छोटे छोटे से। यादव जी ने अनसुना करते हुए ग्लास उठाया और एक सांस में खींच गए। सुमी, मैं भी पीऊं आपके साथ? वैसे भी ये बहुत ज्यादा है। यादव जी, दूसरा बनाते हुए, नहीं, आपका होश में रहना बहुत जरूरी है। मतलब, ये पैक भी एक सांस में अंदर खींचते हुए। लगभग एक क्वार्टर खंगाल चुके थे यादव जी। अगला बनाया और ग्लास को बगल में रखते हुए सिगरेट जलाया। और 3-4 लंबे लंबे पफ खींचकर फर्श पर ऐश झाड़ते हुए। फिर सुमी के माथे पर हाथ फेरते हुए, बाबू, क्या कमी रह गई थी मेरी तरफ से? सुमी, मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। यादव जी ने फोन की तस्वीर सुमी के सामने रख दी। आंसुओं से डबडबाई आंखों के साथ देखते रहे सुमी की ओर और सुमी फोन में। कुछ पल के सन्नाटे के बाद सुमी नकली हंसी के साथ, अच्छी एडिट कर रखी है। वैसे कौन है ये? ग्लास उठाते हुए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें बस ये जानना है क्या है ये, और क्यों है। सुमी उठ के बैठी और चद्दर से अपने तन को ढकने की कोशिश करते हुए, क्या बकवास है? पैसे नहीं देने तो मत दो। लेकिन ये क्या बदतमीजी है? ग्लास खाली हुआ एक बार फिर, और वापस रखने से पहले यादव जी की हथेलियों का दबाव बर्दाश्त न कर पाने के कारण उनके हाथों में ही टूटकर चुप गया। सुमी कभी हाथ की ओर देखती, कभी फोन, कभी खुद को। यादव जी से नजर नहीं मिला पा रही थी। रुआंधे गले से यादव जी बोले, बाबू, सब पता है मुझे। बस मैं एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ सब सच सच। वादा करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी झूठ बोला, तो शायद फिर भगवान भी नहीं बचा सकते इस रिश्ते को। नीची नजर करके सुमी फूट फूट कर रोने लगी। कोई रास्ता न देखते हुए सुमी ने बोलना शुरू किया, ये अभी है, मेरा पुराना दोस्त है। ये तस्वीर आपके आने के बाद 3 अगस्त की है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था। इसने जबरदस्ती की, मैं मजबूर थी। झूठ, ये पूरा सच नहीं है। इस तरह झूठ बोलकर बहुत कुछ खो दोगी सुमी। सच बोलो। सोचो, जब ये तस्वीर मुझ तक आ सकती है तो बातें तो, प्लीज मुझे माफ कर दो। गलती हो गई बाबू, माफ कर दो अपनी हनी को। इस बार बोतल को सीधा मुंह को लगाते हुए, दिल की कड़वाहट को शराब की कड़वाहट से मिटाने की नाकाम कोशिश करते हुए, यादव जी ने 3 सांसों में पूरी बोतल खाली कर दी। और क्या क्या छुपा रखा है मुझसे? और कुछ नहीं बाबू, सच में मम्मी कसम, ही झूठ बोलना भी नहीं आता आपको। खैर, न जाने कितनी बातें हैं। साथ तो मुझे पता है, ऐसी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। किसने बताया आपको ये सब? आपके किसी बहुत खास ने। कौन? हिमा, क्रीना, राज, मिंटू। अगले 30 मिनट का समय है आपके पास। या तो सारा सच उगल दो, या मुझे भूल जाओ। सुन सकते हो तो सुनो। और बोलते बोलते यादव जी के तुक्का लगाए हुए लगभग 7 लड़कों की फहरिस्त सामने रख दी सुमी ने। बुरी तरह से टूट चुके यादव जी ने सिगरेट पे सिगरेट दागनी शुरू कर दी। वक्त सुबह के 6:40 हो रहे थे। क्यों किया ऐसा? माफ कर दो। देखो, मैंने सब सच सच बता दिया ना। आपने बोला था सब सच बताने पर सब ठीक हो जाएगा। किया क्यों? क्या कमी है मुझ में? बोलो। इतना प्यार करता था तुमसे, शायद जान भी मांगती तो उफ तक नहीं करता। क्यों? और सुमी भी फूट फूट कर रोने लगी। शायद कोई जवाब नहीं था यादव जी के सवालों का। और नशे में धुत श्रीमान रोहन यादव, हाथ में फूटे हुए कांच का जख्म। सामने सुमी एक कोने में अपने पैरों के घुटनों के बीच मुंह छुपाने की नाकाम कोशिश में। पूरा सन्नाटा, सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज। ऐसे बैठे बैठे 4 घंटे गुजर गए। सुमी ने मनाने की हर कोशिश करके देख ली थी। यादव जी लेटे रहे। सुमी उठी, मुंह धुला, क्लेचर होठ में दबाकर बालों को समेटते हुए क्लेचर लगाया, पस उठाया, रूम से बाहर जाने लगी। रूम लॉक था। चाबी पूछा। यादव जी ने उंगली का इशारा किया बेड के नीचे की ओर। सुमी तेज कदमों के साथ बाहर आई। जीटीबी नगर मेट्रो के पास पार्क में एक सिगरेट पीकर अपने पुराने आशिक लखनऊ में पोस्टेड एसआई सोहम पांडे को फोन किया। शाम की ट्रेन से लखनऊ पहुंची। जिस्म के बदले सुमी ने आशिक पुलिस वाले से किया यादव जी के बर्बादी का सौदा।
सौदे से पहले मेडिकल हुआ सुमी का। रिपोर्ट के आधार पर 4 दिन के भीतर यादव जी को रेप के चार्ज में दिल्ली के विजयनगर इलाके से उठवा लिया गया। न्यायालयों में अच्छा खासा प्रभाव था निर्भया कांड के बाद से रेप केस में। यादव जी ने भी अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। 7 साल कठोर कारावास की सजा हुई। इत्तेफाक यादव जी को बनारस के ही सेंट्रल जेल में डाला गया। और दोस्तों, किसी ने सही कहा है, वक्त से पहले और किस्मत से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इस कहानी का मकसद सिर्फ इतना है, हम वक्त की इस दौड़ में कहीं इतने आगे न निकल जाएं कि फिर रोक पाना मुश्किल हो। हर चीज का एक वक्त होता है, एक तरीका होता है। करियर बनाने के वक्त यदि उन चीजों की तरफ भागोगे जिनका वक्त अभी नहीं है, तो शायद वो मिल भी जाए, लेकिन आप बहुत पीछे छूट जाओगे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।